एपिसोड 45 गुरूर का विद्युत को फोर्सफुल किस करना। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे। जैसे ही गुरूर ने विद्युत के मुंह से ये शब्द सुना वो एक पल के लिए चौंक गई और उसका दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। तभी विद्युत उसके कानों में अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या तुम वाकई जेलस फील कर रही हो क्योंकि कल रात में घर वापस नहीं आया। कल रात का जिक्र फिर से आते ही गुरूर ने भड़कते हुए विद्युत का खुद से दूर धक्का दिया और बोली, मैं भला क्यों जेलस फील करूंगी, तुम मेरे होते कौन हो जो मैं तुम्हें लेकर जेलस फील करूं। यू नो वॉट, यू आर नथिंग फॉर मी, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए, इसलिए अपने आप को ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो क्लोजेट की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़ा और डायरेक्ट अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर तुम मुझसे कह दोगी कि तुम जेलस फील कर रही हो तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें छोड़कर रात को कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही गुरूर ने अब गुस्से के साथ विद्युत के सीने पर मारते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए तुमसे और ना ही मैं कुछ कहने वाली हूँ। तुम्हें जहाँ जाना तुम जा सकते हो, जाओ उस वैदेही के पास, वही तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर उसने गुस्से से विद्युत के सीने पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। विद्युत उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। इस वक्त गुरूर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे इस तरह गुस्से में देख विद्युत मुस्कुरा दिया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम अभी बच्ची हो। खुद के लिए बच्ची सुनते ही गुरूर चिल्लाते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और एडल्ट हूँ। तुम होते कौन हो मुझे बच्ची कहने वाले? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसने कहा यहाँ वापस आने के लिए? तुम अभी के अभी चले जाओ यहाँ से और जहाँ थे अभी तक उसी के पास जाना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने विद्युत को खुद से दूर तक कर दिया और वो गुस्से से पर पटकते हुए क्लोजेट में चली गई। उसे जाते थे विद्युत हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, शी इज़ वेरी क्यूट। तभी फिर अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते गए और उसने कहा, नहीं मुझे ऐसी चीज़ उसके बारे में नहीं सोचनी है, ये मुझे क्या हो रहा है। नो आई हैव टू कंट्रोल। ये कहते हुए वो वहाँ से सीधे बाहर निकल गया। इधर क्लोजेट में गुरूर और गुस्से के साथ कपड़े चेंज कर रही थी और उसने गुस्से के साथ खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं किस बात से इस तरह गुस्सा हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिल से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उस वैदेही और इस विद्युत दोनों का ही सर फोड़ दूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है? क्यों वो वापस नहीं आया तो मैं ठीक से सो नहीं पाए? क्यों मुझे विद्युत को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे? क्यों मुझे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि रात को वो दोनों एक साथ होंगे? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? ये कहते हुए वो वही घुटनों के बल बैठ गई। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ा और गुस्से के साथ बोली, गुरूर कंट्रोल करो खुद के ऊपर, तुम्हारे इमोशंस तुम पर हावी हो रहा है और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अपने इमोशंस बिल्कुल भी नहीं दिखाने, वरना तकलीफ होगी तुम्हें, क्योंकि आखिर में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए खुद पर काबू करो। इसी के साथ गुरूर ने गहरी सांस लिया और वो सीधे चेंज करके बाहर निकल आए। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में हॉल में इस वक्त सुष्मिता और नीलेश जी बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी नव्या रेडी होकर नीचे आई। नव्या को देखकर सुष्मिता जी ने कहा, बेटा आज तुम्हें तुम्हारे अपने घर जाना होगा। अपना घर नाम सुनते ही नव्या ने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्या आप सच कह रही है? क्या वाकई अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? थैंक यू सो मच, मैं कब से यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रही थी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। उसे इस तरह खुश देखकर नीलेश और सुष्मिता जी को एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा और सुष्मिता जी ने कहा, गुरूर बेटा क्या तुम सच में अपने घर जाने के लिए इतनी ज़्यादा खुश हो? ये सुनकर नव्या ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली अब मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगी और वापस अपने घर जा पाऊंगी, थैंक यू सो मच। लेकिन तभी नीलेश जी ने कहा, पर जब उस दिन तुम्हारे दादा दादी यहाँ आए हुए थे तब तुम उनसे इतना रुड बर्ताव क्यों कर रही थी? अगर तुम्हें इतनी खुशी है उनके पास जाने की तो। जैसे ही नीलेश जी ने ये बात कही अचानक से नव्या की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई और वो तुरंत शॉक होकर बोली, ओ गॉड मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे लगा कि शायद अब मैं वापस मुंबई चली जाऊंगी, पर ये लोग मुझे कहीं और भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ये कहते हुए वो हिचकिचाते हुए बोली, अंकल आप मुझे कहाँ भेजने वाले हैं, मैं ठीक से समझ नहीं पाए। ये सुनकर नीलेश जी और सुष्मिता जी दोनों उसे हैरानी से घूरने लगे। तभी सुष्मिता जी ने कहा, बेटा आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो, तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? ये सुनते ही गुरूर ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं वाकई आपकी बात समझ नहीं पाए।
तभी फिर नीलेश जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, कुछ ही देर में ठाकुर पैलेस से नौकर तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अब अपने घर ठाकुर पैलेस जाना होगा। वहां तुम्हारे दादा दादी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ कुछ वक्त बिताओ और उन्हें जानो। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और वही जैसे ही नव्या ने ये सुना कि वो किसी ठाकुर पैलेस में गुरूर के दादी दादा के यहाँ जा रही थी, वो हैरान हो गई और तुरंत परेशान होकर मन ही मन बोली, ओह गॉड, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हूँ और यहाँ ये लोग मुझे कहीं और भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए? लेकिन फिर मिस्टर विद्युत ने जो मुझसे कहा था फिर वो कैसे पूरा होगा? नहीं नहीं, अभी के लिए मुझे जो जैसा चल रहा है इस तरह चलने देना चाहिए। फिर ये सब सोचते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। तभी सुष्मिता उसके पास आते हुए बोली, गुरूर बेटा जाओ, जाकर तैयारी कर लो, कुछ ही देर में वहां से आते होंगे। नव्या ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी एक आवाज आई, छोटी माँ गुरूर भाभी कहाँ जा रही है? वो आवाज सुनते ही नव्या के कदम रुक गए और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ सामने देखने लगी जहां विधांत तिरछी मुस्कुराहट के साथ खड़ा उसे देख रहा था। विधांत को देखते ही नव्या के चेहरे पर पसीना आने लगे, पता नहीं क्यों पर वो जब भी विधांत को देखती थी उसे एक बेचैनी और अजीब सा एहसास होता था। उसे विधांत से बहुत ही ज्यादा डर लगता था क्योंकि विधांत जबरदस्ती उसके करीब आता था। वो सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती किया करता था, इसलिए वो विधांत को इस तरह अपने सामने देखकर थोड़ी हड़बड़ा गई। लेकिन तभी सुष्मिता जी ने कहा, बेटा दरअसल गुरूर अपने खुद के घर जा रही है। इतने सालों तक वो उन सभी से दूर रही तो गुरूर के दादा दादी ने हमसे जिद किया कि वो कुछ दिनों तक गुरूर को अपने साथ रखना चाहते हैं। जैसे ही विधांत ने ये सुना उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है छोटी माँ, आखिर भाभी को भी तो अपने घर के बारे में पता चलना चाहिए। वैसे मैं भाभी को ड्रॉप कर सकता हूँ उनके घर। नव्या ने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आंटी ने कहा है कि ड्राइवर आएगा मुझे लेने, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, आपको मेरे लिए इतना प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी विधांत तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि अभी आप वहाँ किसी को जानती नहीं है। अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो शायद आपको ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। ये सुनकर नव्या अभी मना करती उससे पहले ही सुष्मिता जी ने कहा, मुझे लगता है विधांत बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम पहली बार वहां जा रही हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा और शायद तुम वहां ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं हो। इसलिए एक कम करो, विधांत तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा और वहां तुम्हें बेकार महसूस भी नहीं होगा। ये सुनते ही नव्या परेशान होते हुए बोली, नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन तभी विधांत ने नव्या को घूरते हुए कहा, गुरूर भाभी आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा मुझे मना क्यों करती रहती हैं? क्या आप मुझे अपना नहीं मानती? आई नो मैं इस घर का सौतेला बेटा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। इनफैक्ट विद्युत भाई भी मेरे साथ सौतेला जैसा बिहेव नहीं करते। जैसे उसने सौतेला नाम लिया अचानक से सुष्मिता जी को बुरा लगा और वो तुरंत गुरूर को हल्के से डांटते हुए बोली, गुरूर ये तुम कैसे मान सकती हो? अपने दिमाग में बैठा कर रखी हुई हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि विधांत इस घर का सौतेला बेटा है तो तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगी? देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, जितना विद्युत इस घर का बेटा है इस तरह विधांत भी इस घर का बेटा है। इसलिए अगर तुम इसके साथ कुछ भी गलत बिहेव करोगी तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए चुपचाप तुम इसके साथ ही अपने घर जाओ और यही मेरा फैसला है। ये कहकर वो मंदिर की तरफ बढ़ गई तो वही नव्या बस ये बात सुनती रह गई और फिर उसकी नज़र विधांत पर गई जो उसे देखकर अब शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसे अपने पास आता देख नव्या बिना कुछ सोचे समझे तेजी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ बंगले में गुरूर नीचे हॉल में आई, उसकी नज़र विद्युत पर गई जो सोफे पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। विद्युत को देखने के बाद फिर उसने गहरी सांस ली और जाकर सोफे पर उसके सामने ही बैठ गई। विद्युत अभी भी लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। उसने एक नज़र भी गुरूर की तरफ नहीं देखा था, लेकिन गुरूर उसे ही घूरे जा रही थी। अब तक 5 मिनट बीत गया, अभी भी विद्युत ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब गुरूर का पेशेंस जवाब दे रहा था। उसने थोड़ा सा खांसा लेकिन फिर भी विद्युत का उस पर कोई ध्यान नहीं किया, जिसे देखकर वो अब चिढ़ गई और गुस्से के साथ आगे बढ़ी। उसने दूसरे ही पल विद्युत के लैपटॉप को बंद कर दिया और उसे टेबल पर रखते हुए गुस्से से बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ये सुनते ही विद्युत ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम हर बार मेरे काम के बीच क्यों आती हो? तुम्हें दिख नहीं रहा था मैं उसे वक्त कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चेक कर रहा था? ये सुनकर गुरूर वही गुस्से से उसके पास बैठी और बोली, सब पता है मुझे तुम क्या कर रहे हो उसमें, जरूर उस वैदेही के मेल को ही चेक कर रहे होंगे। ये सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम क्यों इतने गुस्से में हो सुबह से?
तुम मुझे साफ साफ बताओ आखिर क्या किया मैंने। ये सुनते ही गुरूर गुस्से से आगे गई और वो दांत पीसते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या किया? तुम इतनी ज़्यादा इनोसेंट कैसे बन सकते हो? तुम्हें पता भी है कल सारी रात मैं अकेले इस घर में कैसे रही? तभी विद्युत उसे कमर से पड़ते हुए कहा, तुम कहती हो कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर क्या तुम अकेले रह नहीं पाती? ये सुनते ही गुरूर ने अपने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं ब्रेव हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मेरे साथ रहो, इस तरह तुम मुझे छोड़कर उस वैदेही के पास नहीं जा सकते। तभी फिर विद्युत ध्यान से गुरूर को देखते हुए बोला, क्या वाकई तुम्हें जलन नहीं हो रही है? एक बार फिर से विद्युत के मुंह से जलन सुनकर गुरूर ने उसे धक्का दिया और वो वहां से जाते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे जलन हो रही है इसलिए मैं तुमसे ये बातें कह रही हूँ, तो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। इसका जवाब में विद्युत ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मुझे खुशी होगी जब मेरी बीवी मुझे ये कहेगी कि उसे अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी दूसरी लड़की के करीब जाता हूँ, पर शायद मेरी बीवी को मुझसे प्यार नहीं है और ना ही मेरी फिक्र करती है, उसकी नज़र में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सो इट्स ओके। किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? क्या तुम भूल गए हमारा रिश्ता सिर्फ एक छोटा और बेगुनाह याद है? हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें तो उस वैदेही के पास जाना चाहिए। ये कहकर वो मुड़ी और जाने को हुई, लेकिन तभी विद्युत आगे बढ़ा और वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो। आई प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, और अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी कि जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आज रात भी वहीं जाऊंगा। जैसे ही विद्युत ने ये कहा, गुरूर गुस्से से पूरी तरह ऊपर से नीचे तक लाल हो गई और दूसरे पल विद्युत के कॉलर को पकड़ा और गुस्से से उसके होठों को अपने होठों में ले ली और उसे किस करने लगी। विद्युत की भौहें दूसरी पल चढ़ गई और वो उसे घूर कर देखने लगा। क्या होगा अब इनके बीच प्यार? कमेंट में बताना। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 46, विद्युत का डैड बनना। अब आगे। विद्युत उसे एकटक देखने लगा। वहीं गुरूर गुस्से के साथ विद्युत को किस किए ही जा रही थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे यही समझ आ रहा था कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है। तभी विद्युत ने उसे अब कमर से पकड़ लिया और एकदम से अपने करीब खींच लिया। विद्युत के खींचने से जैसे गुरूर को होश आया हो और उसने अपनी आंखें तुरंत खोल ली। आंखें खुलते ही उसकी आंखें विद्युत की आंखों से मिली और अब उसकी जगह विद्युत ने उसके होठों को अपने होठों में भरा और उसे गहराई से किस करने लगा। गुरूर तुरंत विद्युत को दूर धक्का देने लगी, लेकिन विद्युत अब नहीं रुका और वो उसे लगातार चूमने लगा। गुरूर को कुछ समझ नहीं आया, वो फिर से विद्युत के सीने को धक्का देने लगी, लेकिन विद्युत ने अब उसे सोफे पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसे फ्रस्ट्रेटली किस करने लगा। गुरूर कसमसाने लगी, वो स्ट्रगल कर रही थी लेकिन विद्युत उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ विद्युत के होठों पर जोर से बाइट किया। दूसरे पल विद्युत के खून का टेस्ट गुरूर को अपने मुंह में आने लगा। खून का टेस्ट आते ही वो हैरान हो गई और जल्दी से विद्युत के होठों को देखने लगी, जो उसके जोर से काटने से अब पूरे लाल हो गए थे और ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लड को देखते ही गुरूर एकदम से चीख पड़ी और वो तुरंत विद्युत को जोर से धक्का देते हुए बोली, खून खून। विद्युत उसे घूर कर देखने लगा और अपने होठों के कोनों से बहते खून को हल्के से साफ करते हुए बिना किसी भाव के बोला, तुम हर वक्त मुझे मारने की कोशिश करती रहती हो, क्या तुम कभी मुझसे प्यार से पेश नहीं आ सकती? विद्युत की बात से गुरूर हड़बड़ाते हुए बोली, विद्युत आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हारे होठों से वाकई खून निकल रहा है, प्लीज़ इसे जल्द से जल्द ठीक कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसे तुम जल्दी से ठीक कर दो। इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, ये तुम्हारी गलती है, अब इसे तुम्हें ही ठीक करना चाहिए। ये सुनते ही गुरूर ने तुरंत अपना सिर हिलाया और वो टेबल के नीचे से फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। गुरूर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए और उसमें से कॉटन निकालकर वो विद्युत के होठों के कोनों से खून साफ करने लगी। विद्युत उसे बस एकटक देख रहा था। गुरूर उसके होठों के कोनों से लगातार खून को साफ कर रही थी। इस वक्त उसके होंठ कांप रहे थे। उसे इस तरह देखकर विद्युत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें खून से डर लगता है? उसकी बात सुनकर गुरूर की आंखों में दूसरे पल आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर विद्युत ने फिर से कहा, व्हाट हैपन? तुम्हें क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? तभी दूसरे ही पल गुरूर जोर से रोने लगी। उसके इस तरह रोने से विद्युत ने उसे कमर से होल्ड किया और बोला, पहले तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे होठों से तुम्हारी वजह से ब्लड आने लगा? क्या तुम इसलिए डर रही हो? देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि अगर तुम मुझे मार भी डालोगी तब भी मैं उफ तक नहीं करूंगा, प्लीज़ तुम रो मत। लेकिन तभी गुरूर ने रोते हुए कहा, मुझे खून देखकर बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे खून से मेरा कुछ गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है।
मुझे नहीं पता पर खून देखकर मुझे वॉमिटिंग आती है और मैंने अपने हाथों से तुम्हारा खून बहाया है। ये कहते हुए उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसे वॉमिटिंग होने लगी। वो तुरंत किचन की तरफ भागते हुए गई। विद्युत उसके रिएक्शन को देखकर अपनी जगह से उठा और उसके पीछे जाए हुए बोला, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। लेकिन गुरूर किचन के वॉश बेसिन के पास आए और जोर जोर से वॉमिटिंग करने लगी। विद्युत ने तुरंत पीछे से उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन गुरूर जोर जोर से सिर्फ वॉमिटिंग ही किए जा रही थी। तभी लगभग 5 मिनट बाद विद्युत ने उसके मुंह को साफ किया। गुरूर का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और अब वो थोड़ी ठीक हो चुकी थी। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तुम अभी के अभी रूम में चलोगी और रेस्ट करोगी। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने उसके चेहरे को साफ किया और उसके हाथ को पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। लेकिन इस वक्त गुरूर ने विद्युत के हाथ को पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, नहीं विद्युत, मुझे कहीं नहीं जाना। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि खून देखकर मुझे बहुत बेचैनी होती है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, पर मैं खून देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है और आई एम सो सॉरी। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। ये कहकर वो वहाँ से सीधे बाहर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। विद्युत अभी भी उसकी बात सुनकर अपनी जगह खड़ा था और वो उसे कुछ देर तक जाते देखता रहा। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे अतीत में कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आज तुम ऐसी हो चुकी हो, और आई प्रॉमिस बहुत जल्द मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। ये कहते हुए वो भी सीधे वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस के बाहर कार से टिककर इस वक्त विधांत खड़ा था और वो गेट की तरफ ही घूरे जा रहा था। तभी गेट से नव्या सुष्मिता जी के साथ बाहर निकली। नव्या की नज़र सामने विधांत पर गई। विधांत को देखकर नव्या ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और उसने फिर सुष्मिता जी से कहा, आंटी मुझे लगता है कि आपको विधांत को मेरे साथ नहीं भेजना चाहिए। उसके पास ऑफिस के काम भी होंगे, वो बेचारा मेरे लिए कितना स्ट्रगल करेगा। तभी सुष्मिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो खुद राजी है तुम्हारे साथ जाने के लिए। फिर मैं उसे मना नहीं कर सकती। तुम प्लीज़ मेरी बात समझो और उसके साथ जाओ। ये सुनकर आखिर में नव्या ने अपना सिर हिला दिया और वो विधांत के साथ बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। विधांत उसके पास बैठा और फिर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। नव्या तुरंत विंडो सीट से चिपक कर बैठ गई और विंडो के बाहर देखने लगी। विधांत उसे इस तरह करते देख टेढ़ा मुस्कुरा दिया और फिर कार वहां से निकल गई। इधर सुष्मिता जी कार को जाते देख मुस्कुरा दी और फिर वो अंदर चली आई। कार में नव्या अभी भी विंडो से बाहर देख रही थी। उसके दिल और दिमाग में हलचल मची हुई थी और तभी उसके हाथ को विधांत ने अपने हाथों में ले लिया। ये महसूस करते ही नव्या चौंक गई और उसने तुरंत अपना हाथ झटके से छुड़ाया। लेकिन विधांत टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, इतना घबराने की क्या जरूरत है? आखिर मैंने तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है। ये सुनते ही नव्या तुरंत अपने हाथ को पीछे करते हुए बोली, विधांत प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती थी। प्लीज़ विधांत मुझे छोड़ दो। लेकिन विधांत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके हाथों को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। ये देखकर नव्या अब और भी ज़्यादा परेशान होकर बोली, विधांत प्लीज़ छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई की बीवी के साथ ये सब करते हुए? विधांत ने गुस्से के साथ कहा, किसने कहा तुम मेरे भाई की बीवी हो? अगर तुम मेरे भाई की बीवी होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ अपनी लिमिट क्रॉस ना करता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तुम वो नहीं हो जो दिखा रही हो। जैसे ही विधांत में ये कहा, नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शॉक्ड होकर विधांत को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ विला में विनय इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। तभी नितिन उनके पास आते हुए बोले, जेट रेडी हो गया है, हमें मुंबई के लिए निकलना चाहिए। तभी विनय ने परेशान होकर कहा, लेकिन क्या गुरूर का कुछ पता चला? मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। उसके बारे में कुछ भी जाने बिना मैं मुंबई कैसे जा सकता हूँ? और अगर रजनीश भाई साहब को पता चला कि गुरूर गायब है तो पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर नितिन अभी कुछ कहते उससे पहले ही विनय का फ़ोन बजा। विनय ने अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देखकर विनय घबराते हुए बोले, रजनीश भाई साहब का कॉल आ रहा है। वो ज़रूर गुस्सा करने के लिए मेरे पास कॉल कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि गुरूर एक बार फिर से भाग चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? तभी नितिन ने उन्हें समझाते हुए कहा, सबसे पहले आप कॉल पिक कीजिए और देखिए कि आखिर वो क्या कहते हैं। ये सुनकर आखिर में विनय ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने कॉल पिक किया। कॉल पिक करते ही विनय ने हिचकिचाते हुए कहा, हेलो भाई साहब। भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ये बात बताने ही वाला था पर मुझे वक्त नहीं मिला। दरअसल मैं गुरूर। अभी वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही उधर से रजनीश ने खुशी के साथ कहा, विनय तुमने बहुत अच्छे से गुरूर को समझाया है।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि गुरूर हमारे साथ इस तरह काम करने के लिए राज़ी हो गई है, और अब बहुत जल्द मैं उसे उसके अतीत के बारे में भी बता दूंगा और बहुत जल्द वो मेरा काम भी कर देगी। जैसे ही विनय ने ये सुना वो शॉक्ड रह गए और हैरानी से नितिन की तरफ देखने लगे। फ़ोन स्पीकर पर था, जिस वजह से नितिन जी उनकी बात सुनकर हैरान थे। तभी विनय ने नासमझी के साथ कहा, भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? क्या गुरूर आपसे मिली थी? पर मैंने तो उसे आपके पास भेजा ही नहीं था। तभी रजनीश ने उधर से गुस्से के साथ कहा, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसे कभी मेरे पास नहीं भेजोगे, क्योंकि तुम हमेशा से उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करते हो। लेकिन उसे पता है कि उसका असली मकसद क्या है यहाँ आने का। इसलिए वो मेरे पास आई थी और हमने घंटों तक बैठकर बातें भी की, और अब बहुत जल्द मैं उसे अपने प्लान के बारे में बताऊंगा, जिससे कि वो हमारे प्लान में हमारा साथ दे सके और हम अपने प्लान में कामयाब हो सके। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो और जल्द से जल्द हमें हमारा माइसोर मिलने वाला है। इसी के साथ कॉल कट हो गया और वही विनय और नितिन दोनों ही हैरानी के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी विनय ने कहा, ये रजनीश भाई साहब क्या कह रहे हैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, गुरूर उनके पास गई थी। पर क्यों और कब? वो तो कई दिनों से लापता है, फिर वो उनके पास कैसे जा सकती है? नितिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी नितिन ने कहा, बॉस मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरूर को मैं खुद भी इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी तक हमें नहीं मिली तो उनके पास कैसे जा सकती है? और अगर वो उनके पास गई तो उसने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि वो ऑलरेडी आपका घर छोड़कर भाग गई है? ये सुनकर अब विनय ने भी परेशान होकर कहा, ये लड़की क्या कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये करना क्या चाहती है? इसका क्या मकसद है? जब से इसकी शादी उस विद्युत से हुई है तब से ये बिल्कुल पागल हो गई है। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैंने उस विद्युत को अपनी कंपनी में आने का मौका दिया था। ना वो मेरी कंपनी में आता, ना वो मेरी कंपनी के साथ ऐसे घोटाले करता, और ना ही वो मेरी बेटी से मिलता, और ना ही आज वो उसे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाता, और ना ही आज मैं अपनी बेटी से इस तरह दूर होता। ये सारी बातें सुनकर नितिन खामोश हो गए और कुछ वक्त बाद वो गहरी सांस लेकर बोले, मुझे लगता है कि आपको अभी शांत रहने की ज़रूरत है, और अगर रजनीश भाई से गुरूर मिल चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर आपसे भी मिलने आएगी। इसलिए अब हमें मुंबई चलकर ही उसके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि यहाँ हमारे आदमी नहीं है और हम अपने आदमियों के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सब सुनकर विनय वहाँ से सीधे नितिन के साथ मुंबई के लिए निकल गए। इधर अब तक दोपहर हो चुकी थी। गुरूर वापस नीचे आए। मेड किचन से बाहर निकलते हुए गुरूर से बोली, मैडम मैंने आपके लिए और सबके लिए डिनर रेडी कर दिया है। ये सुनकर गुरूर ने कहा, आप चलिए मैं विद्युत को बुलाकर लाती हूँ। लेकिन तभी वो रुक गई और वापस बोली, पर क्या विद्युत घर पर हैं? वो ऑफिस तो नहीं गए? इसके जवाब में मेड ने कहा, जी नहीं मैडम, वो फ्राइडे को ऑफिस नहीं जाते। ये सुनकर गुरूर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? ऐसा क्या होता है फ्राइडे को कि वो ऑफिस नहीं जाता? मेड ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, इसके बारे में मुझे नहीं पता, बस मैंने इतना देखा है कि वो फ्राइडे को घर पर ही रहते हैं। ये सुनकर गुरूर ने फिर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसे पागलों जैसे रूल कौन बनाता है? हर इंसान संडे को छुट्टी करता है, पर ये इंसान तो फ्राइडे को छुट्टी करता है। कैसा अजीब है, पर मुझे इससे क्या? ये कहते हुए वो मेड से बोली, अच्छा ठीक है, आप जाकर लंच रेडी कीजिए, मैं भी विद्युत को लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से चली गई और फिर गुरूर स्टडी रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इस वक्त स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और विद्युत खुद बाहर निकलकर उसकी तरफ आया। विद्युत को अपनी तरफ आते देख एक बार फिर से गुरूर के दिमाग में कुछ देर पहले की किस आने लगी, और उसे याद करते ही उसने तुरंत विद्युत से मुंह फेर लिया। विद्युत उसे देख टेढ़ा मुस्कुराया और उसके करीब आया, और अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज़ से गुरूर तुरंत गेट की तरफ जाते हुए बोली, विद्युत तुम डाइनिंग एरिया में जाओ, मैं देख कर आती हूँ। लेकिन विद्युत अभी भी वहीं खड़ा रहा। गुरूर दरवाजे के पास गई और उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। ये देखकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, विद्युत डोर पर तो कोई नहीं है। विद्युत उसके पास आया और तभी कोई विद्युत के पैरों से लिपट गया और बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोला, डैडी। जैसे ही गुरूर ने एक बच्चे की आवाज़ सुनी वो शॉक्ड हो गई और तुरंत नीचे देखने लगी। वहीं विद्युत की भी भौहें तन गई। उसने भी अपना चेहरा नीचे झुकाया और अपने पैरों से लिपटे एक 2 साल के बेहद क्यूट और छोटे से बच्चे को देखने लगा, जो उसे अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। और उस बच्चे को देखते ही गुरूर शॉक्ड हो गई। कौन है वो बच्चा, और क्यों बोला उसने विद्युत को डैडी? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 47। मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हारे करीब आए, फिर वो बच्चा ही क्यों ना हो। अब आगे। गुरूर छोटे से बच्चे को देखकर शॉक थी और वो दूसरे पल विद्युत की तरफ देखने लगी। विद्युत अपने कदमों में लिपटे छोटे से बच्चे को घूरे जा रहा था। तभी वो छोटा सा बच्चा विद्युत को टुकुर टुकुर देखकर फिर से बोला, अंडरस्कोप डैडी।
डैडी। ये कहते हुए उसने अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर हवा में उठा दिया, जैसे वो विद्युत को अपनी गोद में लेने के लिए बोलना चाहता था। तभी गुरूर ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, विद्युत, ये तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा है? उसकी आवाज़ से विद्युत ने फिर से उस बच्चे को ध्यान से देखा और बोला, अंडरस्को, आई डोंट नो। ये सुनते ही गुरूर और भी ज़्यादा हैरान हो गई, तो उसे पर उसने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, विद्युत, सच सच बताओ, ये किसका बच्चा है? ये तुम्हें डैडी बोल रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा ही बच्चा हुआ ना? ये सुनकर गुरूर को विद्युत ने गुस्से से देखते हुए बोला, अंडरस्को, जस्ट शट अप। तुम्हारे अलावा आज तक मैं किसी के इतने करीब नहीं गया हूँ, फिर मेरा बच्चा कहाँ से आ सकता है? गुरूर ये सुनकर फिर से उस छोटे से बच्चे को देखते हुए बोली, अंडरस्को, फिर ये तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा है? इसके जवाब में विद्युत नीचे झुका और उस बच्चे को अपने आप से दूर करते हुए उसे ध्यान से देखने लगा। वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट था और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें लगातार झपकाते हुए विद्युत को ही देखे जा रहा था। उसे कुछ देर तक देखते रहने के बाद विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, ये करने से पहले आपको एक बार मुझे बता देना चाहिए था। गुरूर को ये बात समझ नहीं आई। उसने ना समझी में कहा, अंडरस्को, ये तुम क्या कह रहे हो और खुद से क्या बातें कर रहे हो? मुझसे बातें करो और बताओ कि बच्चा किसका है। देखो विद्युत, ऑलरेडी उस वैदेही को मैं किसी तरह टॉलरेट कर रही हूँ, पर अब अगर ये बच्चा भी इस तरह से आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साफ साफ बताओ, ये बच्चा किसका है और किसके साथ तुमने मुंह काला करवाया है शादी से पहले? कौन कौन थी तुम्हारी लाइफ में? उसकी ये सारी बातें सुनकर विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को, जस्ट शट अप। मैंने कहा ना, तुम्हारे अलावा मैं किसी के करीब नहीं गया। इसके जवाब में गुरूर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, फिर ये बच्चा क्यों तुम्हें डैडी बोल रहा है और ये क्यों तुम्हारी गोद में आना चाहता है? तभी वो बच्चा जो गुरूर की गुस्से भरी आवाज़ को सुन रहा था, वो टुकुर टुकुर अब गुरूर को देखने लगा। गुरूर को देखते हुए वो तुरंत गुरूर के पास आया और उसके पैरों से लिपट कर बोला, अंडरस्को, मम्मा, मम्मा। जैसे ही गुरूर ने उसके मुंह से खुद के लिए मॉम शब्द सुना, वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई और तभी विद्युत उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, अब क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अब क्या तुम नहीं मुझे बताओगी कि ये तुम्हें मॉम क्यों बोल रहा है? ये सुनकर गुरूर ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को, विद्युत, मुझे नहीं पता ये हमें मॉम डैड क्यों कह रहा है, और तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं जब तुम्हारे करीब आई थी तो मैं वर्जिन थी और मेरा पास में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। कियान से भी मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर ही प्यार करती थी, कभी मैंने उसे टच भी नहीं करने दिया, फिर ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? विद्युत, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी विद्युत नीचे झुका और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। विद्युत की गोद में आते ही वो प्यारा सा क्यूट सा बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को रोल करते हुए उसके गर्दन से लिपट गया। ये देखते ही गुरूर चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को, हे बेबी, वो मेरे हस्बैंड है, उनके पास से नीचे उतरो, तुम इस तरह उनके करीब नहीं जा सकते। लेकिन वो बच्चा गुरूर की बात सुनकर उसे टुकुर टुकुर मुंह फुलाकर देखने लगा। उसके इस तरह देखने से गुरूर चिढ़ गई और बोली, अंडरस्को, विद्युत, ये तुमसे ऐसे लिपटा हुआ क्यों है? प्लीज़ इसे अपने आप से दूर करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तभी विद्युत उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, ये छोटा बच्चा है, क्या तुम्हें इससे भी जलन हो रही है? ये सुनकर गुरूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे जलन नहीं हो रही, पर मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हारे करीब इस तरह से जाए या इस तरह से लिपटे, फिर चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। प्लीज़ इसे नीचे उतरो। तभी विद्युत उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। उसे अंदर ऐसे ले जाते देख गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को, विद्युत, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे अंदर क्यों ले जा रहे हो? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? और ये किसका बच्चा है? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहीं तुमने और वैदेही ने मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दिया और ये वैदेही की साजिश हो, अब वो तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हो? देखो विद्युत, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने गुरूर की बातों का जवाब नहीं दिया और वो बच्चे को लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया और वही वो बच्चा भी विद्युत की गोद में सुकून से बैठ गया और आसपास टुकुर टुकुर देखते हुए बोला, अंडरस्को, हंगली हंगली डैडी। सुनकर विद्युत ने इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अंडरस्को, डोंट वरी, अभी आपके लिए स्नैक्स आएंगे। ये कहते हुए उसने वहां मौजूद मेड की तरफ इशारा किया। मेड ने तुरंत अपना सर हिलाया और वो जल्दी से किचन में चली गई। इधर ये देखकर गुरूर और भी ज्यादा चिढ़ गई और तुरंत विद्युत के पास आए और गुस्से के साथ बोली, अंडरस्को, विद्युत, तुम इस बच्चे की जिद क्यों पूरी कर रहे हो? विद्युत ने कहा, अंडरस्को, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितना छोटा है और इसे भूख लगी है? मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे खाना दूं। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, और ये तुम्हारी गोद में क्यों बैठा है? इतना स्पेस है यहाँ पर,
तुम सोफे पर इसे बिठाओ, गोद में मत बिठाओ। उसकी इस बात को सुनकर विद्युत अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें आखिर आज हुआ क्या? तुम ऐसे बच्चे जैसे बिहेव क्यों कर रही हो? ये सुनकर गुरूर विद्युत के पास बैठकर और गुस्से में बोली, अंडरस्को सबसे पहली बात तो ये तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा है? और ये बच्चा है किसका? और उसकी माँ कहाँ है? जब तक तुम मुझे सब कुछ क्लियर नहीं बता देते तब तक मैं इसी तरह तुमसे बात करूंगी और इस बच्चे को अपनी गोद से नीचे उतरो। इसी के साथ वो आगे बढ़ी और उसने विद्युत की गोद से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वो बच्चा गुरूर की गोद में आते ही पाउट बना दिया और गुरूर को घूर घूर कर देखने लगा। उन दोनों को देखते हुए विद्युत ने बोला, अंडरस्को तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करती हो। ये सुनकर गुरूर ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, अंडरस्को हे बच्चे बताओ मुझे आपका नाम क्या है? और आपके असली मॉम डैड कौन है? देखो मुझे पता है मेरा पति आपके डैडी नहीं है, इसलिए साफ साफ बताओ कौन है आपका डैडी? तभी उस बच्चे ने विद्युत की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को मेरे डैडी है ये सुनते ही गुरूर और भी ज़्यादा चिढ़ गई और बोली, अंडरस्को इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है जो तुम्हें अपना डैडी बोल रहा है? कहीं तुम वाकई उसके डैडी तो नहीं हो? देखो प्लीज़ मुझे सच सच बताओ, क्या रिश्ता है इसके तुम्हारे साथ? तभी मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी ये सुनकर विद्युत ने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को देखो तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पर अभी के लिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। ये सुनकर गुरूर का मुंह बन गया। उसने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को मैं भला उसका ध्यान क्यों रखूं? मैं कौन सी इसकी मम्मा हूँ? तभी उस बच्चों ने मासूमियत के साथ गुरूर को टुकुर टुकुर देखते हुए कहा, अंडरस्को आप मम्मा हो? उसके मुंह से ये सुनकर गुरूर ना चाहते हुए भी एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट और गोल मटोल सा था। जिस तरह वो उसे देखकर मम्मा कह रहा था उस हिसाब से वो ना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी मेड वहाँ पर स्नैक्स लेकर आई तो विद्युत ने गुरूर की तरफ स्नैक्स बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को तुम इसे फीड कर दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठने लगा। तभी गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्को कहाँ जा रहे हो तुम? और जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि ये मुंह बोला बच्चा कहाँ से टपक गया तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर विद्युत ने कहा, अंडरस्को तुम्हें बच्चों के साथ तो अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हमारे बच्चे होंगे। क्या तुम इसी तरह उन्हें सीख दोगी? जैसे ही विद्युत ने ये बात बोली अचानक से गुरूर रुक गई और वो विद्युत को ध्यान से देखने लगी। ये कहकर विद्युत टेढ़ा मुस्कुराया और वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वही गुरूर बस उसे जाते हुए देखते रह गई। तभी उसके चेहरे पर एक नन्हा सा हाथ आया और वो उसके चेहरे को अपनी तरफ घूरते हुए मासूमियत के साथ बोला, अंडरस्को मम्मा हंगली हंगली। उसकी आवाज़ से गुरूर ने फिर उसे देखा और चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने हाथ से खा लो। ये कहकर वो उसे अपने गोद से उठाकर सोफे पर बिठा दी और उसके आगे स्नैक्स का बाउल रख दिया और खुद उससे दूर जाकर बैठ गई। वही वो बच्चा गुरूर को ऐसे करते देख मुंह बना लिया और मुंह फुलाकर गुरूर को देखने लगा। गुरूर भी उसको मुंह फुलाकर घूरे जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। इधर दूसरी तरफ ठाकुर पैलेस के बाहर कार आकर रुकी। विधांत नव्या के हाथ को पकड़कर कार से बाहर निकाला। नव्या इस वक्त बिल्कुल खामोश थी, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो वहीं विधांत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी और वो नव्या को लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर गेट पर ही गरिमा जी अपने हाथों में आरती की थाल लेकर मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी, जिनके साथ लता भी खड़ी थी और उसके साथ अलीशा भी खड़ी थी। अलीशा के चेहरे पर नाराजगी थी और वो सामने से आ रही नव्या को घूर रही थी, जो उसकी नज़र में गुरूर थी। तो वही लता के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट थी। इधर नव्या जब गेट पर आई तो गरिमा जी नव्या और विधांत को एक साथ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को विधांत बेटा शुक्रिया आने के लिए। ये कहते हुए उन्होंने नव्या और विधांत की आरती की और फिर प्यार से बोली, अंडरस्को गुरूर बेटा, क्या तुम अभी भी हमें अपना नहीं पाए हो? क्या तुम अभी भी हमें पहचान नहीं पा रही? तभी नव्या स्माइल के साथ आगे बढ़ी और उसने गरिमा जी को हक कर लिया। ये देखते ही गरिमा जी एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि जब वो पार्टी में गई थी तो गुरूर ने उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उनसे बदतमीजी भी की थी। लेकिन अभी इस तरह उसका हक करना उन्हें बहुत हैरान कर गया था। और तभी नव्या उनसे अलग हुई और स्माइल के साथ बोली, अंडरस्को दादी उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप सब वाकई मेरी फैमिली है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, इसलिए मैं आपसे और सभी से सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। जैसे ही उसने ये कहा गरिमा जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को शुक्रिया बेटा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने हमें अपना लिया, क्योंकि जिस तरह पार्टी में तुम हमारे साथ बिहेव करती थी
उसे देखकर तो हम यही लग रहा था कि शायद तुम हमें इतनी आसानी से नहीं अपनाओगी, पर अब हम बहुत खुश हैं। अंदर आओ और इसे अपना ही घर समझो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा ही है। उनके मुंह से ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो वहीं लाता और अलीशा के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो गुस्से से गरिमा जी को देखने लगे। इधर विधान चारों तरफ हो रहा था और वो भी उसके साथ अंदर आया। नव्या आसपास देखते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे ऐसा लगता है कि गुरूर इन सब को अपना नहीं मानती और हमेशा ही सबसे रूड बिहेव करती होगी। इसलिए अभी जब मैं उनसे मुस्कुराकर मिली तो ये सभी हैरान थी। लेकिन मुझे दूसरों के साथ ऐसे रूड बिहेवियर करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबसे अच्छे से बिहेव करूंगी। वैसे भी यहाँ मैं एक मकसद से आई हूँ और जैसे ही मेरा वो मकसद पूरा होगा वैसे ही मैं मिस्टर विद्युत को इसके बारे में बता दूंगी और फिर मैं सीधे शौर्य के पास चली जाऊंगी और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा और आज रात से मुझे अपना काम शुरू करना होगा। ये सब वो सोच रही थी कि तभी विधांत उसके कान में कहा, अंडरस्को, क्या तुम फिर से यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो? जैसे ही उसने ये कहा अचानक से नव्या चौंक गई और तुरंत उसे देखने लगी। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था और स्टडी रूम में विद्युत कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस दे थे। तभी झटका के साथ स्टडी रूम का दरवाजा खुला। ये सुनकर उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वो पीछे मुड़ा तो सामने गुरूर गुस्से के साथ खड़ी थी। गुरूर को देखकर विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, अंडरस्को, तुम्हारे पास इतनी मैनर्स होने चाहिए कि तुम डोर को नॉक कर सकती हो। ये सुनकर गुरूर अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली, अंडरस्को, ये मेरा घर है, मैं ऐसे ही आऊंगी जाऊंगी। इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए और मुझे अब तुम सच बताओगे। क्या तुम चाहते हो कि हमारे बीच इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग रहे? तभी विद्युत ने कॉल कट किया और उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, क्या सच सुनना चाहती हो तुम? इसके जवाब में गुरूर ने कहा, अंडरस्को, क्या वाकई मुझे बताना पड़ेगा कि क्या सच सुनना है मुझे? इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, अंडरस्को, देखो तुम जैसा सोचोगी वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मुझे लेकर। तभी विद्युत के करीब गुरूर आए और वो गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे साफ साफ बताओ, बच्चा किसका है और वो तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा था? और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तभी विद्युत ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए गुस्से के साथ बोला, अंडरस्को, अगर अब तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात की तो मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। और जहां बात हुई उस बच्चे की तो वो बड़े भाई साहब का बच्चा है। जैसे ही विद्युत ने बड़े भाई साहब का नाम लिया, गुरूर एक पल के लिए चुप हो गई और वो शौक होकर विद्युत को देखने लगी। कौन है बड़े भाई साहब और क्यों उन्होंने अपना बच्चा भेजा विद्युत के पास? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 48, गुरूर ने किया लव कन्फेशन। अब आगे। जैसे कि गुरूर ने विद्युत के मुंह से ये बात सुनी, वो शौक हो गई और शौक होकर ना समझी मैं बोली, अंडरस्को, ये बड़े भाई साहब आप कौन हैं? तुम किन की बात कर रहे हो? विद्युत ने गहरी सांस लिया और उसकी तरफ बढ़ा। गुरूर अभी भी विद्युत को ही घूरे जा रही थी। तभी विद्युत ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, तुम अभी मेरी फैमिली में नहीं हो, तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा बड़ी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मेरे परदादा के एक बड़े बेटे हैं जिन्हें हम भाई साहब कहते हैं, जो हम सभी से बड़े हैं। वो यहाँ इंडिया में नहीं रहते, वो इस वक्त चीन में है और ये उन्हीं का बच्चा है। ये सुनकर गुरूर ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, पर विद्युत, वो अपने बच्चों को तुम्हारे पास क्यों भेज दिया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे ठीक से बताओगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? विद्युत ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो कि इस वक्त उस बच्चे को हमारी ज़रूरत है और हमें उसे सहारा देना होगा। ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को, मैं क्यों किसी दूसरे बच्चे को अपना सहारा दूं? मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम चुपचाप उनके बच्चे को उनके पास ही दे आओ। मुझे पसंद नहीं हमारे बीच कोई भी तीसरा आए। ये सुनकर विद्युत में से घूरते हुए कहा, अंडरस्को, बच्चों जैसी जिद मत करो। वो बड़े भाई साहब है, मैं उनकी बातों को टाल नहीं सकता। वो चाहते हैं कि कुछ दिनों तक मैं पीहू को अपने पास रखूं और मैं चाहकर भी उनकी बातों को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर पाऊंगा। एक वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। बिजनेस स्किल्स मुझे उनसे ही सीखने को मिली है और अब मैं उनके इस कर्ज को चुकाने जा रहा हूं। इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये सब सुनकर गुरूर को कहीं ना कहीं सब समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से से बोली, अंडरस्को, लेकिन विद्युत, वो बच्चा बहुत छोटा है, उसे ठीक से बोलना तक नहीं आता, हम कैसे उसे अपने पास रखेंगे? मुझे बच्चों से चिढ़ होती हैं। ये सुनकर विद्युत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और धीरे से बोला, अंडरस्को, अगर तुम्हें दूसरों के बच्चों से चिढ़ होगी तो फिर एक दिन हम अपना बच्चा कैसे करेंगे? जैसे ही विद्युत में ये कहा, गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो एकटक विद्युत को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, विद्युत, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई बच्चा करने वाली हूँ?
ये सुनकर विद्युत अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला व्हाट डू यू मीन, कि तुम मेरे साथ कोई बच्चा नहीं करोगी। इसके जवाब में गुरूर का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसकी दिल की धड़कन ना चाहते हुए भी तेज हो गई थी। उसने विद्युत को तुरंत दूर कर दिया और वहां से जाते हुए बोली बिल्कुल भी नहीं, मैं भला तुम्हारे साथ बच्चा क्यों करूं? मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती और बिना प्यार के बच्चे का आना ठीक नहीं है। तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो। ये कहते हुए वो जल्दबाजी के साथ वहां से बाहर चली गई। विद्युत उसे इस तरह जाते देख हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला आई नो, इस वक्त तुम्हारी हार्ट बीट तेज है और मैं यही चाहता हूँ। मुझे अब खुशी हो रही है कि तुम मुझे फील करने लगी हो और अब बहुत जल्द तुम्हें मुझसे प्यार होगा। ये कहते हुए विद्युत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। इधर गुरूर हड़बड़ी के साथ कमरे में आए तो उसने देखा इस वक्त मेड पीहू को उसके बेड पर सुला रही थी। ये देखते ही गुरूर ने गुस्से के साथ कहा मेड आंटी, आप क्या कर रही है? आप इस बच्चे को मेरे कमरे में और मेरे बेड पर क्यों सुला रही हैं? मेड अचानक से बोलने से चौंक गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली सॉरी मैडम, पर सर ने कहा था कि मैं पीहू बाबा को उनके ही रूम में सुलाऊं और ये अब सो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पर सुला दूं। ये सुनकर गुरूर उसके पास आए और वो बेड पर सो रही पीहू को घूरने लगी। पीहू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रहा था। सोते वक्त उसके हाथों में एक डॉल्फिन थी और वो उस डॉल्फिन को हग किए काफ़ी क्यूटली अपने छोटे से होठों को लिक कर रहा था, जैसे वो सपने में कोई खाने की चीज़ देख रहा हो और उसे रियलिटी में फील कर रहा हो। एक सेकंड के लिए गुरूर उसकी मासूमियत देखकर रुक गई, लेकिन दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा आप इसे अपने रूम में सुला दीजिए, पर मैं अपने और विद्युत के बीच इस बच्चे को नहीं सोने दूंगी। प्लीज़ आप इसे यहाँ से लेकर जाए। ये सुनकर मेड को कुछ समझ नहीं आया। उसने परेशान होकर कहा पर मैडम, सर का ऑर्डर है और उन्होंने कहा है कि हम पीहू बाबा को यही सुलाओ। अगर हमने उनके ऑर्डर को नहीं माना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके जवाब में गुरूर ने चिढ़ कर कहा मैं यहाँ की मालकिन हूँ और भूलो मत तुम्हारे बॉस की भी बॉस रह चुकी हूँ मैं एक वक्त में, इसलिए चुपचाप इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए उसने फिर से पीहू को घूरा, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आए वो यही सोएगी। इस आवाज़ को सुनकर गुरूर गुस्से से पीछे मुड़ी, जहाँ विद्युत पेट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले खड़ा बिना भाव के उसे घूर रहा था। विद्युत को देखकर गुरूर ने कहा विद्युत, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये बेड सिर्फ हम दोनों का है, फिर तुम किसी तीसरे को इस पर जगह कैसे दे सकते हो? विद्युत उसके तरफ बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम एक छोटे बच्ची से ऐसा बिहेव क्यों कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो भी बिल्कुल अनजान है और उसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है। वो अकेले नहीं सो सकता, इसलिए कुछ वक्त के लिए हमें उसे अपने पास ही सुलाना होगा। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा पर मैं ही क्यों उसके साथ बेड शेयर करूं? तुम इस मेड के साथ भी सुला सकते हो और मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे सो कॉल्ड बड़े भाई साहब ने अपने बच्ची को हमारे सिर पर क्यों पटक दिया? क्या उन्होंने बोझ हल्का किया अपने बेटे को यहाँ पर लाकर? तभी विद्युत गुस्से से बोला जस्ट शट अप। अब अगर तुमने पीहू को लेकर या बड़े भाई साहब को लेकर एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक से गुरूर शांत हो गई और वो एकटक विद्युत को देखने लगी। विद्युत गुस्से से गुरूर को देखते हुए मेड से बोला आप यहाँ से जा सकती हैं, ये यहीं पर सोएगा। ये सुनते ही मेड ने तुरंत अपना सर हिलाया और वो वहां से चली गई। जिसके बाद विद्युत पीहू के पास आया और वो पीहू के छोटे से सर को डॉल्फिन के सीने से बाहर निकालते हुए उस पर हाथ फेरते हुए बोला क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम्हें ये छोटी सी बच्ची मासूम नहीं लगती? क्या तुम इसे देख नहीं सकती कि यह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है? गुरूर ने दांत पीसते हुए पीहू को देखा और बोली मुझे नहीं लगता कि इसे हमारी ज़रूरत है। इसे अपने डैड के पास ही होना चाहिए। विद्युत, तुम बेवजह उसे लेकर मुझसे लड़ाई मत करो। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया कि मुझे बच्चे पसंद नहीं। जब वो बच्चा कोई लड़की हो और लड़की हो, अगर वो तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करेगा तब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा क्यों नहीं पसंद तुम्हें? अगर कोई लड़की मेरे करीब हो आएगी तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की तुम्हारे करीब आए। तभी ये कहते कहते अचानक से गुरूर रुक गई और वो हड़बड़ी के साथ अपने मुंह पर हाथ रख ली। वहीं विद्युत में उसके मुंह से ये सुन उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला क्या कहा तुमने? क्या तुम अपनी बात को रिपीट कर सकती हो? गुरूर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी कुछ गलत कहा है और तुमने शायद गलत सुना होगा। मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे ये बच्ची पसंद नहीं है।
इसलिए इसे तुम इसके डैड के पास छोड़ आओ। इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये कहते हुए वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी विद्युत में उसके हाथ को पकड़ा, उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अंडरस्को, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अभी अभी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और इसीलिए कोई दूसरी लड़की मेरे करीब आए तुम्हें पसंद नहीं। अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो तो तुम कन्फेस क्यों नहीं कर रही हो? तभी ये सुनकर गुरूर अपने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, कौन प्यार करता है तुमसे? तुम किसकी बात कर रहे हो मिस्टर विद्युत वालिया? अपनी शक्ल देखी है तुमने? आई नो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, अमीर हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम गुरूर माथुर के टाइप के हो। तुम मेरे बिल्कुल भी टेस्ट के नहीं हो, इसलिए सपने देखना बंद करो। और जहां बात है इस बच्चे की, तो अगर तुम्हें इससे इतना ही प्यार है तो रहो इसके साथ। मैं ही इस रूम को छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर वो उस रूम से बाहर निकल गई। गुरूर को ऐसे जाते देख विद्युत में कसकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली और दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? इसे क्या लगता है ये मुझे बेवकूफ़ बनाएगी? अभी कुछ देर पहले इसने कहा कि ये मुझसे प्यार करती है और अब कितनी आसानी से अपनी बातों से मुकर रही है। डोंट वरी, बहुत जल्द तुम फिर से इसी तरह मुझसे पूरे होशों हवास में कन्फेस करोगी और फिर पीछे हटने का तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो वापस पीहू के तरफ मुड़ा। इधर दूसरी तरफ ठाकुर पैलेस में डाइनिंग एरिया, रात का वक्त था और सभी डाइनिंग एरिया में अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे। नव्या भी अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और इस वक्त गरिमा जी उसे प्यार से अपने हाथों से डिनर कर रही थी। नव्या को उन सब की केयर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और वो प्यार से सभी से बात कर रही थी। वही लता और एलिजा ये सब गुस्से से देख ही जा रहे थे। तभी एलिजा ने धीरे से कहा, अंडरस्को, मॉम, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे लंदन से यहाँ बुलाया था? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। अगर ये ज़्यादा देर तक और चला तो मैं वापस लंदन चली जाऊंगी, फिर आप मुझे कभी देख भी नहीं पाएंगी। तभी लता ने पीछे से उसके कमर पर हल्के से मारा और गुस्से से बोली, अंडरस्को, अब अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? तुम फिक्र मत करो, मुझे इस गुरूर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली है जो शायद अगर हम मॉम डैड को बताएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक होंगे और शायद फिर ये गुरूर इस घर से भी बेदखल हो जाए और उसे इस जायदाद की एक फूटी कौड़ी न मिले। ये सुनते ही एलिजा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, अंडरस्को, ऐसा क्या पता चला है आपको उसके बारे में? इसके जवाब में लता शातिर मुस्कुराहट के साथ नव्या को घूरने लगी, जो इस वक्त गरिमा जी से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। वही विधान तो इस वक्त नव्या को ही देखे जा रहा था। तभी वो अपनी जगह से उठते हुए नव्या की तरफ घूर कर बोला, अंडरस्को, भाभी, मैं अपने रूम में जा रहा हूं और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। क्या आप मेरे रूम में आ सकती हैं? जैसे ही विधांत के मुंह से नव्या ने ये सुना, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो तुरंत डरते हुए विधांत को देखने लगी। उसे पता था कि विधांत कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है, इसलिए वो इस तरह रूम में बुला रहा था। तभी नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को, विधांत, तुम्हें जो भी काम हो तुम मुझे यहाँ कह सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोने जाना है। तभी विधान टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को, क्या आप सच में चाहती है कि मैं वो काम यहाँ सबके सामने बताऊँ? उसके मुंह से ऐसी सस्पाइसियस बात सुनकर नव्या ना चाहते हुए भी घबरा गई और उसने दूसरी पल कहा, अंडरस्को, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रूम में चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये सुनकर विधांत मुस्कुराया और वहाँ से रूम की तरफ बढ़ गया। इधर लता और एलिजा विधांत और नव्या को काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे। तभी एलिजा ने विधांत को देखते हुए लता से कहा, अंडरस्को, माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये विधांत कुछ तो अजीब है? लता ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ, मुझे भी ये विधांत कुछ तो अजीब लग रहा है, लेकिन क्या, ये मुझे पता लगाना होगा। तभी लता ने एलिजा के कान में कहा, अंडरस्को, तुम एक काम करो, सबसे पहले इस गुरूर पर नज़र रखो और देखो कि इन दोनों विधांत और गुरूर के बीच क्या होता है। ये सुनकर एलिजा ने तुरंत अपना सर हिला दिया। इधर गरिमा जी ने फिर कहा, अंडरस्को, गुरूर बेटा, अब तुम जाकर आराम कर लो, हम कल सुबह बात करेंगे। कल तक तुम्हारे परदादा भी काम से वापस आ जाएंगे। ये सुनकर नव्या ने अपना सर हिला दिया और वो उठकर सीधे विधांत के रूम के तरफ बढ़ने लगी। हालांकि विधांत के रूम की तरफ जाते वक्त उसके पैर हाथ दोनों ही कांप रहे थे। वो रूम के गेट पर पहुंची और वो अभी रूम का डोर नॉक करती, उससे पहले रूम का दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर निकाला और दूसरे ही पल उस हाथ ने नव्या के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर चला गया और दरवाजा धम की आवाज़ से बंद हो गया। इधर एलिजा जो उस तरफ आ ही रही थी, ये नज़ारा देखकर वो अपनी जगह एक पल के लिए रुक गई। इधर दूसरी तरफ बंगले में विद्युत दूसरे रूम में आया। इस वक्त गुरूर बेड पर काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। विद्युत उसके तरफ बढ़ा और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया।
विद्युत की गोद में आते ही गुरूर उसके सीने से पूरी तरह लिपट गई और उसके कॉलर को पकड़ लिया। ये देखकर विद्युत के चेहरे पर एक डीप स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और गुरूर के माथे पर किस करते हुए बोला, अंडरस्को, अभी तुम बिल्कुल बच्ची हो और मुझे अभी दूसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी अच्छे से संभालना चाहता हूँ और ग्रोन अप करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और गुरूर को लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब शुरू होगा यहाँ से गुरूर का प्यार का एहसास। क्या गुरूर पीहू को अपनाएगी? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।